हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग एक चैप्टर जो हम लोग सिलसिला चालू किए हैं पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ने का, उसमें एक चैप्टर और जोड़ते हैं। ये जो भी मान लीजिए देख रहे हैं वीडियो, तो वो हमारी सीरीज़ है जो हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और 11वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा, एटलीस्ट 480 पिक्सल तो मस्ट है, क्योंकि आप बुक की भी रीडिंग साथ साथ में देख सकते हैं। और उससे ऊपर 720 पिक्सल भी लग सकते हैं, उससे नीचे में मतलब क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ने मतलब कि अच्छा खासा किताब का पोर्शन मेजोरिटी खत्म कर चुके हैं, और ये चैप्टर है हमारा 2 मिनट ड्रिल। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट में हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं किसी कंपनी को, तो उसमें क्या देखना है 2 मिनट या 5 मिनट, जो भी हम लोग मतलब शॉर्ट टाइम में किसी स्टोरी को अगर हम कवर कर रहे हैं तो कैसे उसको देखना, उसका एक फ्रेमवर्क आउटलाइन किया है यहाँ पे पीटर लिंच ने। तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को आप देखते हो तब आपको पता चल जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी का है। ऑलरेडी हम लोगों ने जब डिस्कस किया है कि स्लो ग्रोअर, स्टालवार्ट, अपने चैप्टर 7 में आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं पीछे हमारी प्लेलिस्ट में। तो फास्ट ग्रोअर, साइक्लिकल, टर्न अराउंड या एसेट प्ले, या फिर फ्रॉड है तो और दूसरी कैटेगरी यही हो सकती है पीटर लिंच के अनुसार। फिर हमने ये भी देखा कि भाई पी रेशियो से आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कोई स्टॉक ये स्क्रिप्ट जो है हमारी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कि करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही है। तो अब इन दो चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होती है उसकी कहानी, कि मतलब सबसे पहले जाती वैल्यूएशन, कहानी क्यों इंपॉर्टेंट हम लोग जानेंगे। तो कैसा धन वैभव कमाएगा, क्योंकि देखिए जो कैटेगरी है वो हमको मतलब एक तरह से दिखाती है कि वो किसी स्टेज पे खड़ा है, वैल्यूएशन हमारे को किस वैल्यूएशन पे, और दूसरा कि फ्यूचर के बारे में जो हमको कुछ बताती है उसको उसकी स्टोरी होती है। तो तो क्या अच्छा होने की आशंका है, संकेत है, वो उसको कहानी होती है। तो पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक खरीदने से पहले मैं इस पोजीशन में होना चाहूँगा कि 2 मिनट उसके बारे में मेरी सोच का क्या बखान है कर सकूँ, कि क्या है मेरी सोच, कि क्यों मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, कंपनी को सक्सेस के लिए क्या घटित होना जरूरी है, और उसके रास्ते में रोड़े क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप चाहे 2 मिनट में फुसफुसा कर बताएं या आसपास वालों को गाकर सुनाएं, मगर आपकी कहानी में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि गली के कुत्ते को भी समझ में आ जाना चाहिए या छोटे बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ आ जाता है तब आप मान सकते हैं कि आपकी कंपनी पर पकड़ है। तो ये मोरलेस उसी की तरह कंसेप्ट हो गया कि जो अपने फिजिसिस्ट हैं ग्रेट रिचर्ड पी फेनमैन, वो भी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से समझना है तो आप उसको पढ़ाना चालू करो। एंड ही इज़ दैट्स वाई हमारा भी यूट्यूब वीडियो में जो ये बुक एक्सप्लेनिंग सीरीज़ का जो एक चालू करने का स्वार्थ है वो भी यही है कि आई एम ऑल्सो ग्रेस्पिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। तो जब तक मैं मान लीजिए बुक पढ़ रहा था ऑलरेडी, जैसे मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी है, तो उसमें और पढ़ाने के लिए जो पढ़ते हैं उसमें फ़र्क हो जाता है। उसके लिए हम लोग उसके डेप्थ में घुसते हैं, उसकी कहानी समझते हैं और उसको हम अलग लेवल पे समझते हैं। तो आप लोग देख भी रहे होंगे, तो साथ साथ में जो भी मान लीजिए इस बुक को खरीदे हैं वो मेरे साथ साथ में मतलब फॉलो कर सकते हैं बुक को अपने साथ में, कि हाँ भाई मैं क्या इससे निकाला हूँ और आप लोग जब रीडिंग कर रहे हैं तो क्या निकाल रखते हैं, तो साथ साथ में आपका बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो यही चीज़ है। तो हमारे जो ये बाप आदमी जो नाम रखा है मैंने, वो एक्चुअली में कि जो भी इस फील्ड में बाप है, किसी भी फील्ड में बाप है, मतलब कि हम लोग जो है किसी भी चीज़ पहले रोल मॉडल बाप ही होते हैं, तो उसी से हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। तो जैसे मेरे फादर ने बताया था कि भाई लिखतम के आगे वक्तम नहीं है, कि जो भी चीज़ लिखी, इसलिए आप देखते हो कि मेरे जो स्टाइल है उसमें लिखना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो उसी तरह हम लोग मतलब कोई भी फील्ड में अगर पकड़ बनाना चाह रहे हैं तो उसके बाप आदमी से हमको सीखना पड़ेगा, और इसीलिए इस चैनल का नाम ये है कि हम लोग जिससे भी जो सीखेंगे वो बाप आदमी है। पर इससे हम अपने आप को कम नहीं आंकेंगे, हम लोग भी उसी दिशा में बढ़ेंगे, है ना। और एक डायलॉग है जो याद आता है किसी फिल्म का ही होगा, कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो हम लोग अपने आप को ह्यूमिलिटी में रखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे दादाजी कोई और होंगे, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में बताते हैं कि क्या एसेट प्ले को अगर छोड़ दे तो जो है किसी भी कंपनी में अमूमन कुछ डायनेमिक होना जरूरी है अगर उसको अर्निंग करनी है या उसकी अर्निंग्स बरकरार रखनी है कंटिन्यूस बेसिस पे, ठीक है। ये डायनेमिक को मैं कई बार अपने कोलोकियल लैंग्वेज में फड़का बोलता हूँ। फड़का मतलब कि नया कुछ होना चाहिए, उसके अंदर में कुछ रोचक तत्व होने चाहिए। तो जितना आपको इस डायनेमिक रोचक तत्व या इंटरेस्टिंग चीज़ का पता रहेगा, निश्चित होगा उतना आपकी जो है उस कंपनी पे पकड़ मजबूत रहेगी, और उतने वो आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, पुचकेगा नहीं, तो पकड़ पाओगे, स्टॉक को पकड़ पाओगे। अगर आपकी जो है कहानी में पकड़ ढीली हो गई तो आपके हाथ से निकल जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे या इम्पेशेंस से उसको निकाल दोगे। जैसे आप एबी कैपिटल को देखा होगा, तो एबी कैपिटल बहुत दिन 200 के आसपास में था, उसके बाद फिर वो 155 भी आया, फिर 155 से आज के डेट में 334 है। तो कुछ जैसे बड़ा पोजीशन मैंने भी हल्का सा थोड़ा सा उसको ट्रिम किया था, पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको हम लोग नहीं भी अगर उसको काटते पोजीशन तो भी ठीक रहता है। बट ये चीज़ है, तो आप ये समझ पाएंगे कि धीरे धीरे अच्छी स्टॉक जो है प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में भी आपसे हाथ से निकल सकता है। तो ये आपको अपनी खुद की स्टोरी बनानी पड़ेगी, और उसको किसी और से इन्फ्लुएंस होके तभी आप नहीं कर सकते हो जब आपकी खुद की एक पर्सनल पकड़ होगी उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में। तो आप काम कर रहे हैं कहीं, अगर बैंक में काम कर रहे हैं तो आपकी जो है उस पर पकड़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आप मान लीजिए आप पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं या और कहीं काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स पे ज़्यादा पकड़ रहेगी। या फिर जैसे मान लीजिए आपका कोई डॉक्टर है, ये है, तो मेडिकल स्टॉक्स में भी पकड़ रहेगी, फार्मा। इस चीज़ पे ऑलरेडी एक चैप्टर में उन्होंने बताया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर लिए। अब ये जो 2 मिनट की कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी स्टॉक में खरीदने से पहले ये पोजीशन में होना जरूरी है कि आप 2 मिनट उसका बखान कर पाए। पर अब वो बखान क्या करेंगे आप, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि उसमें कहानी में क्या बोलना है, तो उसकी जो कैटेगरी और उसके जो वैल्यूएशन है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई अगर जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वाले ने अभी इधर में सीआईएल लिया था, तो उस वक्त में सीआईएल जब लिया था तो ग्रोथ के लिए या मान लीजिए मल्टीबैगर के लिए नहीं लिया था, वो देखा होगा कि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये अट्रैक्टिव हो गया। तो अगर आप मान लीजिए स्लो ग्रोइंग कंपनी देख रहे हैं जो हमारी कैटेगरी है, तो उसमें आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप डिविडेंड के लिए आएंगे, तो आप वहाँ डिविडेंड यील्ड देखिए कि जो है उस जगह पे आ गया कि फिक्स डिपॉजिट को तो एटलीस्ट बीट कर ही देगा। तो आप जब मार्केट गिरा हुआ है और भी फर्दर गिरा लग रहा है कि गिरने का संकेत है, तो उस वक्त में इस तरह के सेफ वाले में जगह में खुश जाइए कि एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड को जस्टिफाई करने वाला ये है। तो बियर मार्केट सिनेरियो जब बन रहा है तो इस तरह में वो शिफ्ट कर जाते हैं, फिर आप मान लीजिए बुल केस बन रहा है जब इससे निकल जाइएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्लो ग्रोइंग कंपनी में कि भाई इंक्रीजिंग जो है मतलब उसका जो कभी भी डिविडेंड जो है वो कभी उसने रोका नहीं है, कभी उसने घटाया नहीं है, और समय अच्छा हो खराब हो हर समय उसने डिविडेंड दिया है, पिछले 3 रिसेशन में भी डिविडेंड दिया है। मान लीजिए टेलीफोन यूटिलिटी जैसा है वो, है ना, कि जैसे अभी आप एयरटेल देखिएगा कि बहुत सारे जब नीचे चल रहा था तो बहुत सारे फंड हाउसेज ने एयरटेल को ऐड किया था, क्योंकि एयरटेल ने मान लीजिए जो भी उसका प्रीमियमाइजेशन चल रहा है, एक मोनोपलाइजेशन हो गया कि जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया तो एक तरह से खत्म ही हो गया। तो उस वक्त में आप देख सकते थे कि आपका ये जो चीज़ स्लो ग्रोइंग हो चाहे मतलब बेसिकली ग्रोथ भी था उसके अंदर में थोड़ा बहुत, तो उस तरह की आप ले सकते हैं डिविडेंड को देखते हुए। अगर आपकी मान लीजिए साइक्लिकल कंपनी है तब आपको क्या देखना चाहिए, तो उस वक्त में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बिजनेस कंडीशन, इन्वेंट्री और प्राइस का क्या पोजीशन है। अगर मान लीजिए 3 साल से ठंडा पड़ा हुआ है ऑटो इंडस्ट्री और उस वक्त में आप देख रहे हैं आसपास में कि जो है कंडीशन चेंज हो रहे हैं, कंडीशन चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए कार का सेल्स वगैरह रिसेंट मेमोरी में इतना याद नहीं आता कि कब इतना ठकाठक बिकने चालू कर दिया था। ये जो है जनरल मोटर का जो मॉडल है, नया जो मॉडल आया है वो अच्छा बिक रहा है हमारे केस में, जैसे मारुति सुजुकी या एमजी हेक्टर जो भी है। तो लास्ट 18 मंथ में हमको दिख रहा है कि भैया 5 जो इसके यूनिट थे इस तरह के इनिफिशिएंट वाले उसको बंद कर दिया है, और इसने अपने लेबर वगैरह को इनएफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग भी किया है, लेबर वगैरह को कम कर दिया है, और उसका जो है अर्निंग्स बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्री रिवाइवल फेज में लग रही है। तो इस तरह के अगर आप मान लीजिए एनालिसिस रखेंगे साइक्लिकल, तब उस पे खेल सकते हैं। बदलाव पकड़ना जरूरी है। स्टील इंडस्ट्री में जैसे टाटा स्टील या केमिकल कंपनी जो अभी यूरोपियन डिमांड स्लम के कारण रुकी हुई है, तो वो भी जो चीज़ है अब धीरे धीरे रिवाइवल साइंस दिख रहे हैं, तो उस सेंस में आप पकड़ सकते हैं। तो जो इन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज या साइक्लिकल स्टॉक्स हैं। अब अगर आप एसेट प्ले के लिए हैं तो आप ये देखिए कि दाम क्या है और क्या इनसाइडर खरीद रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा एसेट प्ले में कि कब वो मटेरियलाइज होगा वो एसेट। बट ये आप एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है कि अगर इनसाइडर उस चीज़ को बुलिश हैं और अपना ही शेयर को खरीद रहे हैं, दैट मीन्स दे कंसिडर इट एज अंडर वैल्यूड। तो आप उस सेंस में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे टिप्स म्यूजिक हमारे देख सकते हैं या सारेगामा, इनके पास में मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जब उसने खरीदा था गाना उस वक्त में बहुत कम सस्ते में खरीदा था, मगर आज के डेट में आप वही गाना बनाने जाइएगा तो आपको बहुत करोड़ों में खर्चा आएगा। तो उसको 20 लाख में बुक वैल्यू में दिख रहा है, पर 20 लाख में तो आज के डेट में वो गाना का एक एल्बम बनाना बहुत मुश्किल है ना। तो उस सेंस में आपको देखना पड़ेगा कि असली अंडरलाइंग एसेट क्या है, ठीक है। तो कोई डेप्ट नहीं है, या मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई भी इस तरह की चीज़ हमको दिख नहीं रहा है लफड़ा वाला। तो अगर टर्न अराउंड है तो उसमें आपको क्या देखना है, ये टर्न अराउंड है तब फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अपना जो भी उसका डाइवर्सिफिकेशन फेज से खत्म करके उसका इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो 50 तरह का धंधा खोल रखा था उस पनौती धंधे में से जिसमें उसको घाटा हो रहा है उसको समेट के, और अपना जो बेसिक काम है जिस धंधा में उसको महारत हासिल है या फिर वो धंधा वो बेस्ट चलाता है, उससे बेस्ट वो धंधा और कोई नहीं चला सकता, तो उसमें वापस वो अपना जो है मोट डेवलप कर रहा है कि नहीं, उसमें वापस आ रहा है कि नहीं। तब आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है, जैसे हम लोग के पिछले एग्जाम्पल में दिया था जिलेट ने, कि जिलेट ने इधर उधर बहुत हाथ पाँव मारे, फिर वापस अपना जो ब्लेड रेजर और अपना सेविंग क्रीम वाले धंधे में वापस आ रहा है, तो वापस उसने मतलब फिर ठीक ठाक किया उस जगह से। तो आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर आपको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर एक स्टाल वाट है, ठीक है, तो स्टाल वाट है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो है कि रातों रात कंपनी तो बंद होगी नहीं, तो वहाँ पी रेशियो देखिए आपकी जो है, अगर बहुत हाल फिलहाल में बढ़ गया है तब उसको रहने दीजिए, और अगर मान लीजिए तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है साथ साथ में बढ़ गया तब तो ठीक है, उस पर कंटिन्यू और किया जा सकता है। पर जैसे कोका कोला हो या वरुण बेवरेज हो, ये अपने लो एंड ऑफ पी पे बिक रहे हैं और 2-3 साल से स्टॉक बिल्कुल चला ही नहीं है, तब जाके आप एक एंट्री ले सकते हो उस वक्त में, और फिर देखें कि भाई मार्केट में रीलेटिंग होगा। जैसे आपने कैम्स देख सकते हैं आज के डेट में कि ऊपर में जाता है 70 के पी पे और नीचे आता है 35 के पी पे, अब 37-38 का पी चल रहा है, तो उस वक्त में आप उसको देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, जैसे हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जस्ट बुक में जैसे बता रहे हैं कि जो स्टार वाट बिजनेस है कि बहुत दिन से जब नहीं चला है तब आप उसको पी रेटिंग के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फास्ट ग्रोवर है तो फास्ट ग्रोवर जो है तो वहाँ पे कहाँ और कैसे इसका ग्रोथ आएगा, तो इसमें ला क्विंटा की बात करते हैं कि भैया उसने जो एक मॉडल चेंज चालू किया टेक्सास में, वो वहाँ पर प्रॉफिटेबल था, और उसने ये सक्सेसफुल रोल मॉडल जो है उस मतलब मॉडल बिजनेस मॉडल जो है वो दूसरी जगह में भी अरकानसास एंड लुइसियाना में भी उसको डुप्लीकेट कर लिया। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि चलो भाई ये फास्ट ग्रोवर है और ये कामयाब होगा। तो उसके सेल्स बढ़ रही है, कैपेक्स बढ़ रही है, डेट इसका है नहीं, लो ग्रोथ इंडस्ट्री है, मोट बढ़िया है, नीश है इसका, तो मार्केट स्कोप भी आगे चलकर इसका बहुत सैचुरेटेड नहीं हुआ है। तो यही कुछ बेसिक थीम है जो आपको दिशा दिखा रही है कि किस कैटेगरी ऑफ स्टॉक में आपको क्या देखना है फॉर योर स्टोरी स्क्रिप्ट ऑफ 2 मिनट्स या 5 मिनट, जो भी आप मतलब लेने से पहले आप उसकी कहानी बनाना चाह रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि हम लोग वेरियस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के लिए कैसे जो स्टोरी की आउटलाइन बनाएंगे। तो
अगर हमको मान लीजिए स्लो ग्रोइंग है तो उसमें डिविडेंड देखना है, स्टाल वाट है तो उसमें पी को देखना है, अगर हमारा फास्ट ग्रोथ है तो उसमें हमको क्या चीज़ देखनी है, सेल्स वगैरह देखनी है, हमको बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। फिर उस वक्त में आप पी नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप कहानी में किस जगह पे क्या देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, पर इंडस्ट्री के हिसाब से वैल्यूएशन मैट्रिक्स डिफर करेगा, बट साइज के हिसाब से भी डिफर करेगा, ग्रोथ के हिसाब से भी डिफर करेगा, एसेट प्ले के हिसाब से करेगा, टर्न अराउंड है तो उसको क्या देखना है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे पीटर लिंच ने समझाई, हमने डिस्कस करने की कोशिश की मैंने। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी को वो थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। चैप्टर छोटा सा है तो हम लोग इस डिटेल में जो चैप्टर की कहानी है वो बता रहे हैं कि भाई लाख, इसमें वो बता रहे हैं कि जो एक था वो 15 बैगर बना लाख क्विंटा, और एक बिल्डर जो है वो 15 बैगर बना दिया आपको रिवर्स में, मतलब 15 गुना कम हो गया। तो उन दोनों की कहानी बता रहे हैं कि भाई कहाँ मेरे से जो है गलती हुई, ठीक है, कि वही गलती जो है मेरे को, मतलब कि जो मैंने की, तो उसको समझा रहे हैं। तो ये लाख क्विंटा की कहानी बताते हैं पहले सक्सेस की, कि एक बार मुझे लगा कि मोटल का धंधा पलटने वाला है। मैंने पहले यूनाइटेड इन में निवेश कर रखा था, तो मैंने अपना आँख कान खुला रखा हुआ था, क्योंकि ये जो यूनाइटेड इन है वो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ हॉलीडे इन है। तो क्या और भी कोई स्टॉक है क्या जो इस तरह का अवसर पैदा कर रहा है। तो हॉलीडे इन वाले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मेरी हुई जो है टेलीफोन इंटरव्यू में, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका सबसे सक्सेसफुल कंपटीटर कौन है। मतलब यह पीटर लिंच का एक फेवरेट टेक्निक है, वो बता रहे हैं कि नया फड़का स्टॉक खोजने का। तो ज़्यादातर तो अपने कंपटीटर के बारे में जो रहते हैं वो निगेटिवली ही बोल देते हैं, जिसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। जैसे हम लोग ने अभी भी देखा होगा कि ये जो वरुण बेवरेज वाले भी मतलब कह तो रहे थे कि भाई कैंपा आने से फॉर्मिडेबल हमारा कंपटीशन है, बट इतना कुछ नहीं बता रहे थे। तो आपको मगर ज़मीनी में देखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे टाइप से भी चल रहा था, और मगर अपने आप बड़ा भी मारा था। तो हम लोग रिलायंस में अगर सिर्फ कैंपा लिस्टेड होता तो उसमें बुलिश होते, पर रिलायंस तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो जिसका बहुत कम वेटेज होगा हमारा, अगर मान लीजिए हमको उसको प्ले करना है कि ड्रिंक्स जो है, तो वो हम अभी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। तो जब अगर मान लीजिए निगेटिव कोई बोले तो उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस निकालने की कोई स्कोप नहीं है, पर अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव इम्प्रेस्ड है अपनी कंपटीटर से, तब तो आप सर्च से कह सकते हैं कि वह कंपनी कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। अगर प्रतिद्वंदी भी प्रशंसा कर रहा है तो बुलिश प्रो मैक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर हम लोग मतलब यहाँ पे जैसे वो बोल रहा था कि ला क्विंटा मोटर इंस के बारे में, जो यूनाइटेड इनका प्रेसिडेंट, वो बोल रहा था कि दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे आर किलिंग अस इन ह्यूस्टन एंड डैलस। तो तो पीटर लिंच बोलते हैं कि भाई वो बड़ा इंप्रेस साउंड कर रहा था, तो मैं भी इंप्रेस हो गया। तो ये कर रहे थे, तो फिर ये इधर इन्होंने फ़ोन रखा है इससे, और पीटर लिंच ने भिड़ा दिया फ़ोन अपने ला क्विंटा वाले को हेडक्वार्टर पे। तो वहाँ पे जो है उसका संभाल रहे थे काम मिस्टर बिगलर। तो बिगलर बोले कि भैया 2 दिन में हम तो बॉस्टन ही आ रहे हैं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए हार्वर्ड में, तो हम वहीं पे आपको कहानी पर्सन में बता देंगे कि मेरी क्या कहानी है। तो पीटर लिंच को एक बार लगा कि बेटा इधर 5 मिनट पहले उसने कहानी बताई कि मेरा कंपटीटर ये है, और इधर ये कह रहा है कि 2 दिन बाद हम आ रहे हैं। ये तो पूरा लगता है कि सेटअप जॉब लग रहा है, इटालियन जॉब, जैसे मेरे को ठगी में कहीं फंसा तो नहीं रहे हैं। तो मगर बाद में हमको लगा कि ये जो गोलमाल हम सोच रहे हैं, गोलमाल तो असली में तब होगा जब मैंने बिगलर भाई का प्रेजेंटेशन देखा, तो मैं समझ गया बेटा इस स्टॉक को नहीं लेकर गोलमाल हो जाएगा, ठीक है। क्यों गोलमाल हो जाएगा? क्योंकि इसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल था, हॉलीडे इन की क्वालिटी का रूम दें पर सस्ता दें, 30%। तब जब पीटर लिंच ने मतलब रावण स्टाइल में पूछा असंभव, ये कैसे संभव है कि भैया वही स्टाइल का आपका हॉलीडे इन वाले क्या खोटे हैं? बोला नहीं 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 नहीं, मैंने मतलब कि खोटे वाली बात नहीं है, कि जो है मैंने जो है होटल में घाटे वाला सेगमेंट हटा दिया है, ठीक है। अब घाटे वाला सेगमेंट क्या है? बोला कि भाई देखिए वेडिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, लार्ज रिसेप्शन, किचन एरिया, रेस्टोरेंट एरिया, ये सब जो है मेरे हिसाब से कि जो है जगह बहुत लेते हैं और इस पर बहुत खर्चा होता है, पर ये रिटर्न इतना नहीं देते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कम है। तो ला क्विंटा बोले कि खाने का हम ऐसा जुगाड़ कर लेंगे कि 24 घंटा वाला जो है खाने पीने की जगह के आसपास ही हम अपना होटल खोलेंगे, तो वो आदमी फ्री है, अपना निकले कहीं पे भी खाए, कहीं से ऑर्डर कर ले, और खाने पीने की सिरदर्दी भी मेरी नहीं है। इसमें ये भी कहते हैं कि जो है खाने पीने को लेकर ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अब हॉलीडे इन जो है वो अपने खाने पीने के लिए तो जाना जाता नहीं है, ठीक है। तो वो तो अपने रूम के लिए जाना जाता है कि, और मेन पैसा तो अपना रूम भाड़ा से आता है। ये रेस्टोरेंट का काम आउटसोर्स कर ला क्विंटा ने बड़ा कैपेक्स खर्च से बचा लिया अपने आप को, और रेस्टोरेंट वाले सेगमेंट में ज़्यादातर होटल मोटल वाले घाटा खाते हैं, और 95% शिकायत भी यहीं से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पीटर लिंच की, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम एवरी इन्वेस्टमेंट कन्वर्सेशन I have. From Mr. Bigler, I learned that hotel and motel customers routinely pay 1,000 of the value of a room for each night lodging. ये कह रहे हैं मतलब कि 1,000 दिन का आपका रूम भाड़ा पर चढ़ा दो तो आपका रूम फ्री हो जाएगा, समझे, मतलब उतना ही उसका मतलब कॉस्टिंग होती है। तो वो वहाँ पे समझाए हैं कि मान लीजिए कि 4,000 मतलब $400,000 में अगर मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी का दाम लगाया कि एक रूम का कितना पड़ेगा, तो $400 के आसपास ही उसका भाड़ा रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी। तो 1,000 दिन के अंदर में लगभग रूम फ्री हो जाता है। तो वो बोले कि जब हम टोटल जो होटल बनाते हैं उसमें ही हम ये सब चीज़ जो नहीं बनाते हैं, वेडिंग हॉल और रिसेप्शन बड़ा और किचन रेस्टोरेंट, तो हम 30% कम खर्च करते हैं। तो 30% कम खर्च करते हैं तो हम 30% सस्ता दे देते हैं रूम, वही लग्जरी है ना, तो एकदम सेम क्वालिटी। तो यही वाली बात है, ठीक है। तो लागत ही हमारी कम लगती है 30%, तो हम कर देते हैं। तो फिर पीटर लिंच बोले कि भाई इस टाइप का मोटल गली गली में भरे हुए हैं, तुम्हारा क्या नीश है?
तुमको क्या लग रहा है कि ऐसे ये जो है बिना होटल रेस्टोरेंट और ये चला लोगे? तो बोला कि देखिए जी पीटर भाई, वह गली गली वाला मोटल टाइप गरीब लोग वाला होटल या मोटल नहीं खोल रहे हैं हम। मैं तो लग्जरी में से जो फालतू चीज़ है वो माइनस कर रहा हूँ, जिसमें हॉलीडे इन टाइप मजा रहे, जैसे रूम हाईफाई रूम देंगे आपको, बाथरूम मस्त रहेगा, स्विमिंग पूल वगैरह रहेगा, और भी बाकी जो रूम एसोसिएटेड एमिनिटीज़ वगैरह होती है होटल में सब कुछ रहेगी। तो मैं मेनली टारगेट कर रहा हूँ छोटे ट्रैवलिंग बिजनेसमैन वगैरह को, कि उसको अगर मैं 30% सस्ता दूंगा तो वो क्यों हॉलीडे इन के पास जाएगा जब सारी चीज़ देंगे। तो लोकेशन भी मैं वैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ये ट्रैवलिंग बिजनेसमैन वगैरह के लिए बेस्ट हो। इससे मेरा एक फ़ायदा ये रहेगा, मतलब लोकेशन जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल के पास, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वगैरह जहाँ भी धंधे की जगह है, तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि मेरा बुकिंग भी एडवांस चलेगा, तो हमारा पैसा और जो है क्लाइंटेल स्टेडी रहेगा, आता रहेगा। क्लाइंट भी मेरा एक बार देख लिया कि हाँ भाई वहाँ पे ये है, तो वो आता रहेगा। तो इस मिड कैटेगरी अनकैप्चर्ड मार्केट से मतलब इसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है ला क्विंटा को। तो ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब आज के डेट में ऑप्शन लोगों के पास में यही है कि भाई या तो हिल्टन में ठहरो या तो प्रभात होटल में रुको। तो हम बीच वाला एक निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ ये है। और हिल्टन का मज़ा अगर आपको मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे बिजनेसमैन, ठीक है। तो बोल रही हैं कि भैया जो है आप एक चीज़ बताइए कि इसका जो है आपका मान लीजिए कि और कोई कंपटीशन वगैरह। तो वो बोले कि देखिए ये जो है मतलब पीटर लिंच बता रहे हैं कि ला क्विंटा के साथ मज़ेदार बात यह है कि शेयर बाजार के बिना नॉलेज के, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो बडी एल्स हैज़ कैप्चर्ड, और ये बोल रहे हैं कि शेयर बाजार के बिना नॉलेज के कोई भी उसका कंप्यूटर रातों रात उभर नहीं सकता। वैसे मतलब कि जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम देखते हैं कि अभी हमने देखा था ना कि डीप सीक आया और ओपन एआई का रातों रात मार्केट खत्म हो गया बहुत ज़्यादा इससे। तो उसी तरह मतलब अब एनवीडिया को खत्म करने लायक कोई एक नया चिप निकाल देगा तो खत्म हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक में एक दूसरे पे लड़ने के लिए मरने के लिए पड़े हुए हैं, पर ऐसे रातों रात, और वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं अंडर द रडार। आपको पता भी नहीं है कि चाइना के कौन से लैब के अंदर में क्या टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने वाला आइटम बन रहा है। तो वो चीज़ है। पर अब होटल या रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है ना कि रातों रात 70 होटल खड़ा हो गया, चाइना वालों ने आके बना दिया और आपको पता भी नहीं चला। तो अगर वैसा कुछ होता रहेगा तो मार्केट में काफ़ी समय मिलेगा, तो कंपटीशन को भांपने का, आपको एग्जिट मारने का। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक के बाबत जो इनको रेस्टोरेंट स्टॉक्स पसंद आता है उसके बारे में बता रही हैं कि दैट्स वन रीजन आई प्रेफर होटल एंड रेस्टोरेंट स्टॉक्स टू टेक्नोलॉजी स्टॉक। द मिनट यू इन्वेस्ट इन एन एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, मोर एक्साइटिंग एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी इज ब्रॉट आउट ऑफ समबडीज एल्स लैब, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस्ट की बात चर्चा करते हैं कि जो है पीटर लिंच ने बोला कि भाई कॉस्ट की क्या, जो आप स्मॉल और न्यू कंपनी जब भी इस तरह का विस्तार करती है, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट लगाती है कैपेक्स हेवी की होटल कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वहाँ पे कर्जे तले दब जाते हैं सालों, और वो उनको मतलब इंश्योर करती है कि वो कभी उभर ही नहीं पाए, ठीक है। तो ला क्विंटा के साथ में ऐसा क्या है? तो भैया बोला कि वो जो बिगलर भाई साहब है वो बोले कि देखिए चाचा, एक तो हम पहले जो 240 250 रूम के बजाय हम 120 रूम बनाते हैं, तो हमारा ऐसे ही हम जो लागत लगाते हैं वो खर्च कम हो गया। फिर आपको बताया था कि हम बहुत सारी जो फालतू चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो हम जो 30% लागत ही कम कर लेते हैं। फिर हमारा एक ही ब्लूप्रिंट है बनाने का, ठीक है। तो हम मतलब मैनेजिंग जो है वो भी किसी भी रिटायर्ड लिविंग कपल्स वगैरह से भी करा सकते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट में भी खर्च कम है। प्लस एक हमारे पास में मास्टर स्ट्रोक है, वो ये है कि हमने मेजर इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के साथ में डील कर लिया है फाइनेंसिंग का, फेवरेबल टर्म्स में। उनको थोड़ा सा शेयर दे देंगे प्रॉफिट में और उनसे लेंगे फुल फाइनेंसिंग। तो अब ला क्विंटा के सक्सेस और फेलियर में वो साथी हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी। तो अब ये है कि जब हम मान लीजिए इंडस्ट्री कोई ऐसा लीन फेज में आ जाएगा, तो लोन का इंटरेस्ट हमको सर्व करने के लिए वो एकदम चाप नहीं चढ़ाएगा। जैसे कोविड आ गया, तो अब मान लीजिए कहाँ से देंगे कोई भी इंटरेस्ट, तो उस वक्त में अगर वो प्रॉफिट का साझेदार होगा तो वो भी मतलब हमको बैंकरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि यही इनफैक्ट दिस एक्सेस टू इंश्योरेंस कंपनी मनी इज व्हाट इनेबल्ड ला क्विंटा टू ग्रो रैपिडली इन ए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस विदाउट इनकरिंग द ड्रेडेड बैंक डेप्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर 13 में हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये मास्टर स्ट्रोक, अब यही मास्टर स्ट्रोक आप देखेंगे कि अदानी भाई साहब भी खेल रहे हैं। आपको इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC वगैरह, SBI, अगर उनका मान लीजिए कैपेक्स हेवी जो भी धंधा है, पोर्ट हो, एंटरप्राइज हो, पावर हो, इसमें अगर उन लोगों ने बड़ा स्टेक लिया है और उसको दिया है, तो ये मनी मार्केट का जो पैसा है, जैसे आपने देखा था कि मान लीजिए हर्षद मेहता भी वापस सीरीज में देखे थे ना कि UTI से जो शेयर मार्केट का पैसा से वो देखा कि बड़ा बात नहीं होने का, तो हम एक बार मनी मार्केट में चलते हैं। तो ये जो मनी मार्केट का पैसा है वो कैपेक्स के लिए बड़ा ही कारगर होता है। तो वो अगर मान लीजिए उसके साथ आपकी डील है, तो वो आपको खराब समय अच्छे समय के अंदर में एक तरह से बचा लेगा। तो हिंडनबर्ग हो या जो भी चीज़बर्ग हो, उससे अगर बचाने में किसी ने करी है तो वो है एक तरह से आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, जो कैपेक्स वाले मॉडल में ऐसे ये कैश काउ होते हैं, पर जो है इसमें बहुत जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। तो ये इसमें जो है वो उस तरह की इंश्योरेंस कंपनी अगर आपके वे में साझेदार हैं, शेयर ले रखे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ला क्विंटा वैसी कहानी नहीं थी कि कब 9 मन घी होगी और कब राधा नाचेगी। इसने घी का भंडार इंश्योरेंस कंपनीज पहले ही जुगाड़ कर लिया था, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें बताएं हैं। तो एक और कहानी बताएं कि भैया इसमें ग्रोथ है, क्योंकि ला क्विंटा ने कई बार सेवरल लोकेशन पे इस चीज़ को, अपना मॉडल को डुप्लीकेट करके दिखा दिया था। वो 50% सालाना के हिसाब से ग्रो कर रही थी और 10 टाइम्स अर्निंग के हिसाब से बिक रही थी, 10 के पी में बिक रही थी। तो वो इनक्रेडिबल बार्गेन था। तो आज के डेट में हमारे यहाँ पे कौन 50% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और 10 के पी में बिक रहा है, बताइए। तो वैल्यू बाई था उनके लिए, ग्रोथ है, तब उनको बहुत बड़ा पैसा मिला और अंडर द रडार चल रहा है, क्योंकि जो है इंस्टीट्यूशन वाले भैया लोग भी उसमें 20% से कम लेके रखे थे तो स्टेक, तो वो अंडर द रडार भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वो बता रहे हैं कि एक ही इसमें कमी थी कि वो बोरिंग नहीं था।
जो अपना ला क्विंटा था उसका नाम बोरिंग नहीं था, क्योंकि होटल था तो उस हिसाब से था। क्योंकि अब पीटर लिंच ने मगर क्या एक और काम किया कि भैया वो 3 नाइट वहाँ पे गुजारा ला क्विंटा के होटल वगैरह में। तो वहाँ पे वो कभी बेड से कूद के देख रहा था, कभी जो है पूल में अपना पैर डुबा के देख रहा था, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमको तैरना नहीं आता। तो और बाकी वो कर्टेंस वगैरह को जो है खींच खांच के देख रहे थे, टॉवेल्स को जो है वो निचोड़ के देख रहे थे कि भैया ये ला क्विंटा वाला क्या हॉलीडे इनकी जैसे क्वालिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि कुछ गोलमाल लग रहा है। तो इनको हर जगह में पाया कि भैया ये तो एकदम सेम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ला क्विंटा वाला हॉलीडे इनकी क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ला क्विंटा जो है प्राइस डबल होने के बावजूद भी पी में उसका बार्गेन था, क्योंकि 10 के पी था ना। तो आप ये देखिए, तो ग्रोथ इतना अच्छा है। और मान लीजिए ये तो आज के डेट में जैसे मान लीजिए रिजल्ट अभी आया टाइमेक्स वगैरह का, तो उसमें भी देख सकते हैं कि 6 महीने में डबल हुआ है, पर हो सकता है पी में अभी भी बार्गेन हो। तो किसी के लिए भी जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि तो हम लोग मतलब कि देख सकते हैं कि जहाँ पे भी मतलब पी एक्सपेंशन सिर्फ हुआ और अर्निंग एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो उस तरीका से हम ना जाके हम वहाँ देखें कि जहाँ पी तो वही रहा या मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और पर अर्निंग्स बढ़ी है, तो वो हमारे देखने लायक चीज़ है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं लाख क्विंटा में हमको एक और दिक्कत थी कि इनसाइडर बेच रहे थे। तो मैं अंदर से ऐसा है जो रहा था भैया कि कहीं लफड़ा ना हो जाए कि जो है वो चिप चाप के माल चले जाएं, पर ऑलरेडी वो बता भी रहे हैं कि जब इंस्टीट्यूशन वाले भैया लोग 20% थे, तो मतलब इतना आसानी से तो माल सल्टा के नहीं जाया जा सकता। तो वो बाद में पता चला इनको कि सिंपली प्रमोटर डाइवर्सिफाई कर रहा था, है ना, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा था। तो इसलिए वो पहले भी एक बार डिस्कस किए हम लोग कि इनसाइडर सेलिंग से ज़्यादा घबराना उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं होता। हो सकता है वो किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए प्रमोटर कोई भी कारण से बेच सकता है। तो जब ये आश्वस्त हो गए तो इन्होंने भर भर के लिया मैगेलन फंड के लिए ला क्विंटा को, और वहाँ से वो 11x हुआ 10 साल में। बाद में फिर करेक्ट हो गया था। तो बाकी जो है ये, तो यहाँ पे ला क्विंटा की कहानी खत्म हुई। और वो बता रहे हैं कि बाद में तो वो एसेट प्ले और टर्न अराउंड कंपनी रह गई। पर ये कह रहे हैं कि एक बिल्डनर में भी इन्होंने दाव खेला था। जो गलती आप कह सकते हैं ला क्विंटा में इन्होंने नहीं करी थी, वो उन्होंने बिल्डनर में कर दी। और यही होता है, जब आप ज़्यादा उत्साहित होकर किसी कंपनी को देखते हो तो आप सवाल पूछना जो चाहिए वही भूल जाते हो, उसके अलावा बाकी सब पूछ लेते हो। तो बिल्डनर एक स्पेशलिटी फूड स्टोर था मेरे ऑफिस के पास बोस्टन में। उसके हरे भरे सैंडविच और हॉट फूड के शानदार कॉम्प्रोमाइज़ थे, एक किराना दुकान जो और या 3 स्टार रेस्टोरेंट के बीच में। ठीक है, तो बोल रहे मैं इसकी सैंडविच का दीवाना था, बहुत बेस्ट ब्रेड यूज़ करता था और सैंडविच भी एक नंबर देता था पूरे बोस्टन में। तो अब उसने जो है एक स्कीम निकाला था कि भाई दूसरे शहर में भी खोलेगा, प्लान था। तो पैसा रेज़ कर रहा था। अब हम सोचे कि भैया अच्छा है, मेरा एज है, देखो हम तो यहाँ पे इसको खाए हुए हैं, हम तो जानते हैं, इसको पहचानते हैं, और यहीं पे हो सकता है आप गच्चा खा जाएं। यही उसकी कहानी बता रहे हैं कैसे खाइए गच्चा। तो बोले मुझे अच्छा लगा कि भाई ये चेन तो उनके लिए वरदान होगा जो कोल्ड स्टोर का रखा पराठा माइक्रोवेव में गर्म करके उब गए हैं। उनको तो ताज़ा गर्म खाना भी है पर पकाना भी नहीं है खुद, खासकर जैसे वर्किंग कपल लोगों के लिए जिसमें उनके पास कुकिंग वुकिंग का टाइम नहीं है, पर हेल्दी और गर्म खाना है ताज़ा। तो उसके लिए बेस्ट था कि वो कस्टमाइज या डिजाइनर मील वगैरह बना देता था कि हमारे में एवोकाडो डालो, हमारे में लहसुन डालो, हमारे में ये डालो वो डालो जो भी है। तो उसके हिसाब से वो बिल्डर बहुत तगड़ा करता था काम। तो बोले अब ओरिजिनल बिल्डर तो बहुत पूरा साफ सुथरा था, पैसा बनाता था। अब आगे चल के वो चीज़ कर पाया नहीं कर पाया वो तो हमको स्टोर जो है खोलने पे ही पता चलता। तो अब दूसरे स्टोर खोलने हेतु ज़्यादा कर्जा भी नहीं ले रहा था, तो मुझे लगा ठीक है कर्जा भी नहीं ले रहा है तो पॉजिटिव था। वो लीज स्पेस पर काम करना चाह रहा था, ना कि रियल इस्टेट खरीद खरीद कर वो अपना ये होटल बनाना चाह रहा था, ये मतलब जो बिल्डर का फूड आउटलेट जो है। तो मैंने ज़्यादा जांच पड़ताल किए बिना उठा लिया सितंबर 1986 में $13 पे माल। अब नए जो स्टोर खुले मेरे लेने के बाद बाहर बोस्टन के बाहर वो कर गए फ्लॉप। ठीक है, अब 3 और नए खुले मैनहट्टन में वहाँ जो डेलीज साउथ कोरियन वगैरह जो आउटलेट चलाते हैं मोमोज टोमोज खिलाने का, उसको डेलीज वगैरह बोलते हैं। तो उन्होंने कर दिया इनका शिकार, क्योंकि उनके आगे टिक नहीं पाए। तो फिर ये जो है दे धका तक स्टोर खोला, पैसा पब्लिक का आया हुआ था, तो जो उठाया हुआ पैसा उससे भी ज़्यादा खर्च कर लिया। अब खर्च कर लिया तो हो गया फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब एक दो गलती करती तो बच जाता, मगर यहाँ पे जो है स्पीड से रिलेटेड सावधानी नहीं बरती। तो वो कह रहे हैं कि एक साथ सभी जो है एरिया में मात खा गया, तो इसीलिए वो कंपनी जो है बहुत नुकसान में आ गया। अब कंपनी को समझ में भी आया अपनी गलती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बिल्डर था बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी था। ठीक है, बिल्डर वॉज ब्राइट हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड मैन, बट जब चिड़िया चुग गई खेत, पैसा खत्म हो गया, तो पैसा हजम खेल खत्म, वो वाली बात हो गई इनके साथ में। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो सिर्फ $1 का भी 8वां हिस्सा हो गया। ठीक है, और अब उसकी जो गोल था कि भाई हम बैंकरप्सी कैसे अवॉइड करें, और आखिरकार वो बैंकरप्टी हुआ। तो मेरा मतलब 50 से 95% जो है मेरा लॉस हो गया। तब यहाँ बोला मेरी गलती क्या हुई, तो मैं यहाँ गलती मेन ये किया कि आई डिडंट वेट टू सी इफ दिस गुड आइडिया फ्रॉम द नेबरहुड वुड एक्चुअली सक्सीड सम प्लेस एल्स। सक्सेसफुल क्लोनिंग इज व्हाट टर्न्स लोकल टैको जॉइंट इनटू टैको बेल और लोकल क्लोथिंग स्टोर इनटू द लिमिटेड। यहाँ पे मतलब वही कह रहे हैं कि जो कि मतलब कि टैको जॉइंट को टैको बेल क्या बनाया था, सक्सेसफुल क्लोनिंग कर पाया डॉक्टर जैकार्ड टाइप। और जो है उसको जो है एक लोकल कपड़ा दुकान है उसको भी जो है द लिमिटेड जैसा सक्सेसफुल कैसे बनाया। तो हमारे यहाँ भी जैसे पीएन गडगिल है,
तो उसमें भी आप अपना जो है घोड़ा को लगाम दे सकते हैं कि अभी ये बाकी जगह कानपुर में और इधर उधर खोल रहा है स्टोर, तो वहाँ कैसे चलता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी यही गलती थी कि मैंने वेट नहीं किया बिल्डर में, कि भैया एक जगह अगर बिल्डर कर पा रहा है तो दूसरी जगह भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ लोकल टेको जॉइंट, उसको टेको बेल बनाया, और एक लोकल क्लोथिंग स्टोर को सक्सेसफुल क्लोनिंग द लिमिटेड बनाया। अगर आपकी कोई कंपनी महाराष्ट्र के सांगली में है तो स्मार्ट आदमी तो वेट करेगा, देखते हैं भाई ये कानपुर या हैदराबाद में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये अब अगला कल्याण ज्वेलर बनेगा, अब अगला कल्याण बोल दिया मतलब लग गया सनीचर। ये भी बात कर रहे हैं कि कोई भी जो नेक्स्ट ये बनता है वो आखिरकार नेक्स्ट नहीं बन पाता है, और जिसपे वो नेक्स्ट बन रहा है उसकी भी हो जाते हैं टाइम टाइम फेस। तो क्योंकि सिर्फ ब्रांड नहीं इंटैक्ट रहता, एक के बाद एक स्टोर खोल दिए तो कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज मेंटेन करना भी पड़ता है, और स्किल्ड स्टोर मैनेजर और वर्कफोर्स भी ज़रूरत पड़ता है। यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ लिखा हुआ स्टोर मैनेजर, तो वो सारी चीज़ भी करती है। तो वो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि वो रेप्लिकेट कर पाए, ठीक है। तो आप अगर मान लो कर दिए निवेश तो वहाँ पे आप हो सकता है फंस जाएं। तो इसीलिए अनप्रूवन धंधा में निवेश को लेकर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी देर कर दोगे। अगर वो कह रहे हैं कि मैं वेट कर लेता तो बिल्डर में कभी निवेश ही नहीं करता, क्योंकि जब उसने फ्लॉप मारा आपका न्यूयॉर्क बोस्टन के बाहर में, न्यूयॉर्क में और मैनहट्टन वगैरह जहाँ पे भी, तो वहीं पे वहाँ जोड़ लेते, तो अब उसको पता चल जाता कि हाँ भैया कड़ी ख़राब हो रही है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। हमारा देखो लगभग 182 पेज और 100 पेज के आसपास बचा है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो हमारा एक बड़ा चैप्टर अब आने वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो भी इन्जॉय कर रहे हैं थैंक यू, फीडबैक भी देते रहना यार कमेंट वगैरह में। थैंक यू।